अभी एक डाउट मुझे आ रहा है यहाँ पर, किसी को डाउट नहीं लग रहा? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कोई और डाउट सर ढूंढो। इसमें कैरियर कोड क्यों नहीं दे रखा है? अभी इसमें कैरियर का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होगा, इसलिए नहीं दिया हुआ है। तो सर हमें कैरियर, मालूम कैसे पड़ेगा कि हम कौन से कैरियर से जा रहे हैं? जैसे कैरियर जब दिया होता है कि जब उस कैरियर के हिसाब से जो है कुछ फेयर में कुछ बदलाव होते हैं। यहाँ पर सभी कैरियर के लिए यही वाला फेयर है, सभी कैरियर के लिए। जकार्ता से मॉस्को जाएंगे, सभी कैरियर के लिए यही वाला फेयर लगेगा, इसलिए अलग से किसी कैरियर कोड का नाम नहीं दिया। ठीक है, मारना मत। और कुछ? एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो लोकल करेंसी है ये 3000 लिखी हुई है, लेकिन सर ये एनयूसी में 0 लिख दिया। सर इसमें क्या डिफरेंस है फिर? क्या दिया? भागा के आया ना ढंग से, डंडा ले ले वहां से। होल्ड करना 1 मिनट। हाँ, क्या पूछ रहे थे? यस, हाँ कौन पूछ रहा था? कुछ पूछो। सर मैं अंजलि शर्मा। आप पूछो। सर मैं ये बोल रही थी, ये जो लोकल करेंसी है इसमें 3000 लिखी हुई है और एक में लिखी हुई है 5456, और लेकिन जो एनयूसी है इसमें 0.00 लगा दिया। तो सर इसमें डिफरेंस क्या हो गया फिर? इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया है? क्वेश्चन क्या तुम्हारा ये कि ये दोनों 2 बार क्यों लिखे हैं ये है? सर हाँ, यस सर, यस सर। सर ये नॉर्मल लिख दिया, इसमें 0.00 लगा दिया है, तो इसमें कोई डिफरेंस है कि ऐसा कोई रूल है लिखने का? ये पूछ रही हूँ मैं। तो लेकिन अभी एक चीज तो पकड़ा, लेकिन तुमने अभी जो पकड़ा वो अभी वही बताता हूँ। ये तो नहीं है कि हाईलाइटेड और नॉन हाईलाइटेड, तो समझ में आ गया? हाँ सर ये तो समझ में आ गया, फेयर और रिटर्न फेयर वो तो समझ आ गया। मतलब ये है कि ये 2 बार क्यों दिया हुआ है, यही ना? यस। सर ये मतलब दोनों सेम क्यों है? एलयूसी और वो जो लोकल करेंसी और एनयूसी दोनों का फेयर सेम क्यों है? हाँ ये है, यही तो क्वेश्चन, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि इस पर कोई पूछे। यस, यही तो हमें जानना है कि दरअसल आपको ये फेयर यहाँ पर दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का, इसमें पीएटी पैट में। तो ये एक फेयर दिया हुआ लोकल करेंसी में, ठीक है, और ये एनयूसी में दिया हुआ है। अब आप बात समझो ढंग से, यही हमें समझना है कि हमें जो फेयर बनाते हैं किसी भी जर्नी का, उनको एनयूसी के फेयर से मतलब पहले होता है। पहले एनयूसी के फेयर से मतलब है, लोकल करेंसी के फेयर से उसको इतना मतलब नहीं है पहले। क्यों नहीं है? क्योंकि अब एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ से दिल्ली से मुंबई का फेयर है 3000 रुपए, ठीक है। इतने ही माइलेज का, इतनी ही दूरी का बॉस्टन से न्यूयॉर्क का फेयर। कहाँ से? बॉस्टन से न्यूयॉर्क का फेयर। मान लो एक तरह से कि दिल्ली से जो बॉम्बे है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी जो है बॉस्टन से न्यूयॉर्क है।
अब बॉस्टन से न्यूयॉर्क जाते वक्त फेयर लग रहा है तकरीबन $5,000 एग्जाम्पल। और आपसे इंडिया में दिल्ली से मुंबई जाते वक्त, दिल्ली से मुंबई फ्लाई करते वक्त इतना ही फेयर आपसे यहाँ मांग लिया जाए कि वहां $5,000 है, यहाँ पर भी आपको $5,000 देना पड़ेगा, तो क्या दे दोगे? नो सर। क्यों? सर हम तो वो मतलब इंडियन करेंसी में देंगे ना, वहां तो वो है मतलब USD। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि वहां पर जो फेयर पे कर रहे हैं वही फेयर हम यहाँ पर भी फेयर पे करें सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन की अलग अलग है, और हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हर कंट्री, सभी कंट्रीज का फेयर एक जैसा नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रही है यस बात? सर। सब बच्चों को समझ में आ रही है? हर कंट्री की करेंसी अलग अलग क्यों होती है? अगर सभी कंट्री की करेंसी एक ही होती, जैसे हमारे यहाँ भी डॉलर चल रहा है, यूएस में डॉलर चल रहा है, सब जगह डॉलर चल रहा होता, तो एनयूसी की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन मतलब आईटा एक ही फेयर दे देता और पूरे दुनिया को उसी फेयर पर चलना होता, लेकिन उसने एनयूसी दिया। इसका मतलब कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, इसका मतलब हर कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी होती है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम और यूएस की पर कैपिटा इनकम अलग अलग है ना? क्या एक ही है? जितना यहाँ पर एक व्यक्ति कमाता है उतना ही क्या यूएस का भी उतना ही कमाता है? ज्यादा कमाता है? ज्यादा कमाता है। तो अभी दुनिया में हम जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन मेन बात है किसकी? पर कैपिटा इनकम की। इसकी दुनिया में चर्चा नहीं होती। तो जीडीपी की बात ज्यादा है। बिजनेस चलना चाहिए, लेकिन लोगों के पास हो या ना हो, तो यहाँ पर इसी वजह से ये जो क्या है डिस्क्रिपेंसी, क्या बोलते हैं इसको, ये जो अलग अलग है, तो ये जो अलग अलग है क्या बोलते हैं इसके वर्ड? डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं शायद, यही बोलते हैं। किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी ना हो तो उसके लिए ये एक अलग से एनयूसी फेयर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एनयूसी एक रफ फेयर है। एक रफ फेयर दिया गया होता है, एक बेस दिया होता है कि इस बेस को लेकर के कोई भी कंट्री अपने यहाँ से फेयर कैलकुलेट कर सकता है, वो अपने करेंसी में फेयर निकाल सकता है। ठीक है, ये बात आई समझ जो बताई मैंने अभी है? यस क्या समझ में आया? मैंने ये बताया अभी कि पूरे वर्ल्ड का एक फेयर दिया है आईटा ने, एनयूसी, और इसको उस कंट्री के और उसको उसके कंट्री से के रेट ऑफ एक्सचेंज से पर्टिकुलर उस दिन में क्या रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है, IROE मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब उस कंट्री की लोकल करेंसी में फेयर आ जाता है। तो आईटा ने पूरी दुनिया को एनयूसी फेयर दिया है, LCF नहीं। कौन सा फेयर दिया? एनयूसी। तो हमें अपनी फेयर कैलकुलेशन चलानी पड़ती है, तो हमें फेयर कैलकुलेशन चलाना होता है वो एनयूसी पे चलाना पड़ता है। तो एनयूसी का फेयर देखेंगे हम, अगर वहाँ LCF का दिया है वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, एनयूसी के फेयर से हम उस कंट्री के, जिस कंट्री से फ्लाई होना कंट्री ऑफ कमेंसमेंट है, उसके रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंट्री के लोकल करेंसी में फेयर आ जाएगा, LCF में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनयूसी है आपका, एनयूसी एक क्या है? एक कच्चा फेयर है आईटा की तरफ से, कच्चा या रफ फेयर। कैसा है ये? रफ। रफ का मतलब हुआ
क्या ये रफ फेयर है, और ये क्या था, लोकल करेंसी में फेयर था। ये लोकल करेंसी में फेयर है, ये रफ फेयर है। इस रफ फेयर को जब हम रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करते हैं तब लोकल करेंसी में फेयर आता है। तो फाइनली जो हमें कस्टमर से लेना होता है वो उसकी कंट्री की लोकल करेंसी में तो लेगा। अब दिल्ली से कोई फ्लाइट जा रही है किसी दूसरे कंट्री में, तो हमें यहाँ फेयर लेना है तो किस में लेंगे, रुपए में लेंगे, डॉलर में लेंगे? रुपए में लेंगे, डॉलर में? हेलो, सो गई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या पूछा है? दिल्ली से यूरोप जाते हैं तो हम दिल्ली में फेयर किस में लेंगे, डॉलर में लेंगे या पाउंड में लेंगे या रुपए में लेंगे? फेयर किस में लेंगे फेयर? सर दिल्ली में तो उनकी वहाँ की लोकल करेंसी में तो यूज होगा। दिल्ली से जा रहे हैं ना, दिल्ली से हम जा रहे हैं पेरिस, यस सर। दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, तो हमें फेयर किस में लेना चाहिए, किस करेंसी में फेयर लेना चाहिए? सर अपनी लोकल करेंसी में ही लेंगे। हम सर तो होगा रुपी, रुपीज में। बोलो ना, रुपए भाई। यहाँ से कोई INR यहाँ से कोई पैसेंजर जा रहा है तो वो उसने पेमेंट किस में किया होगा, एजेंट को? INR रुपए में ही किया होगा ना, यस बस सर। रुपए में ही किया होगा। अब डॉलर में तो पेमेंट नहीं करेगा। तो भारत में कोई भी अगर पेमेंट लिया जाता है तो वो किस में लिया जाता है, रुपए में ही लिया जाता है, क्योंकि हमारे देश की करेंसी है रुपया, इंडियन रुपीज, INR। यूएस से कोई कहीं जाएगा या यूएस में कुछ भी चीज खरीदेगा तो यहाँ पर कोई अगर टिकट खरीदता है तो टिकट भी एक प्रोडक्ट है, कोई सामान है जो बाजार से ले रहा है, किसी एजेंट से ले रहा है, उसके लिए पेमेंट किस में करेगा, रुपए में ही करेगा ना। ऐसे ही अमेरिका में अगर कोई पेमेंट करेगा किस में करेगा, वहां की करेंसी में करेगा। ठीक है, कोई साउथ अफ्रीका में पेमेंट कर रहा है तो किस में कर रहा है, रैंड में करेगा, RAND, रैंड में करेगा, वहां की करेंसी में करेगा, डॉलर में तो नहीं करेगा। कोई अगर लंदन में पेमेंट करता है, इंग्लैंड में पेमेंट करता है, कुछ भी चीज खरीदता है तो पेमेंट किस में करेगा, वो पाउंड में करेगा, क्योंकि वहां ना डॉलर चलता है ना रुपया चलता है, वहां पाउंड चलता है, POUND, पाउंड। यूरो भी नहीं चलता, लंदन में यूरो भी नहीं चलता। फ्रांस से अगर वो परचेज करता है किसी टिकट को तो वो पेमेंट करता है किस में, यूरो में। यूरोप के कई कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती है तो यूरो में पेमेंट करेगा। तो जहां से जर्नी शुरू होगी उस कंट्री की लोकल करेंसी में फेयर पे करना पड़ता है, ऐसा ही है ना? यस सर। बस इतना समझिए। इसीलिए जो है जब लोकल करेंसी में जब फेयर पे कर रहे हैं तब दिक्कत आती है किसकी, कि हमें फेयर देखना होता है वर्ल्ड फेयर में कि आईटा ने क्या किया कि आईटा ने एक रफ फेयर दिया, एक जो है एक ऐसा कैलकुलेशन दे दिया, एक इक्वल कैलकुलेशन दे दिया पूरी दुनिया के लिए कि एक पर्टिकुलर रूट के लिए, डिस्टेंस के लिए कितना NUC लगना चाहिए। इस NUC पर किसी भी कंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे लगेगा तो उसके कंट्री की उस वक्त की करेंसी के हिसाब से फेयर आ जाएगा। अब जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक जैसा होगा जरूरी है? रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक सा हो जरूरी है क्या? नो सर। नहीं है ना। बस इसीलिए कि रेट ऑफ एक्सचेंज बदलता रहता है, बैंक का रेट ऑफ एक्सचेंज हो, कहीं का रेट ऑफ एक्सचेंज हो, रोज बदलता है। इसीलिए उस दिन के पर पर्टिकुलर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, उस दिन उसके किसी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, किसी पर्टिकुलर दिन में किसी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, उस हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज बदलते रहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज भाई बदलेगा तो उस हिसाब से फेयर भी बदलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं हमारा जो फेयर है वो यूएस के हिसाब से देते रहेंगे। हमारी इंडिया की इकोनॉमी कम है, यूएस की इकोनॉमी ज्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कम है, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, यूरोप के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है तो हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए।
यस, अफ्रीकन कंट्रीज में भी फ्लाइट चल रही हैं, तो वहां पर भी किसी भी पैसेंजर को अमेरिका के बराबर फेयर थोड़ा पे करना है, उसको तो अपनी कंट्री के करेंसी के हिसाब से पे करना है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से पे करना है। इसीलिए पूरे दुनिया को आईटा ने एनयूसी ऐसा करके एक रफ फेयर दिया, ठीक है, कि इस रफ फेयर पर अगर हर कंट्री अपना रेट ऑफ एक्सचेंज लगाएगा तो उसको उसकी लोकल करेंसी में फेयर निकल के आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एनयूसी फेयर दिया हुआ है, इंडिया का दिया हुआ है कितना, 2500। हमने वर्ल्ड फेयर बुक में चेक किया कि इंडिया का एनयूसी कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और इसमें इंडिया का रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाई किया। इंडिया का रेट ऑफ एक्सचेंज मैं भी चेक करके बताता हूँ तुमको, देखो कितना है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी ये। इंडिया का रेट ऑफ एक्सचेंज चेक कर रहे हैं अब हम, तो इंडिया का रेट ऑफ एक्सचेंज चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है, देखो क्या दिखाई देगा, रेट ऑफ एक्सचेंज इंडिया का चेक करेंगे तो आई पे आ जाओ, आई इसमें दिया है, ये पूरी लिस्ट नहीं दी हुई है। चलो इंडिया नहीं तो कोई दूसरा कंट्री ले लो इसमें से, बांग्लादेश तो है, चलो बांग्लादेश पड़ोस का है हमारा, तो बांग्लादेश में भी 2 करेंसी में दिया हुआ है, टका में भी यूएस डॉलर में भी। टका का लेंगे, हमें टका का लेना होगा, वहाँ की आम पब्लिक जो है टका में ही पे करेगी, तो 77.812000 इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, बांग्लादेश की करेंसी को हमने यहाँ से कॉपी किया, और फिर हम अब इसको वहां ले जाते हैं। बांग्लादेश का ये ध्यान देना, किसका है, बांग्लादेश का। तो हमने यहाँ ये 2500 एनयूसी है बांग्लादेश का, और इसमें बांग्लादेश का रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को निकल के आना चाहिए कितना, वो देखते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो, कितना था, 2500 कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दरअसल। ओहो, दो 2500 मल्टीप्लाई 77.812000 मल्टीप्लाई करने से आया हमको इतना आया, जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 194,530 194,530, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 194,530 को, ये 194,530 इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आया बांग्लादेश का फेयर। बांग्लादेश का फेयर एनयूसी कितना था, 2500, मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ एक्सचेंज, तो इतना फेयर आता है। अब ये जो फेयर आया है, ये फेयर हमारा आप देखेंगे बांग्लादेश की करेंसी का कोड क्या है, BDT है, टका का कोड है, बांग्लादेश टका है ना, BDT। तो बांग्लादेश का कोड देखा तो वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, BDT। ये दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है सारा, यस सर। तो यहाँ पर आप देखो कि मुझे क्या लिखना पड़ा, BDT लिखना हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जो फेयर हमने निकाला है बांग्लादेश का एनयूसी से, तो ये बांग्लादेश के करेंसी में आ गया, तो बांग्लादेश के इतने टका पे करने पड़ेंगे। इसमें कहीं पॉइंट भी होगा, मैं पॉइंट कहीं छोड़ रहा हूँ शायद, ठीक है, कहीं पॉइंट होगा शायद, हो सकता है यहाँ पर हो। सर पॉइंट नहीं आएगा, है नहीं आ रहा पॉइंट, चलो नहीं आएगा सर। इतने टका इसको पे करने पड़ेंगे। बांग्लादेश से अगर कोई फ्लाइट जाती है तो बांग्लादेश से फ्लाइट जाएगी, तो हमने एनयूसी फेयर देखा वर्ल्ड फेयर बुक में,
रेट ऑफ एक्सचेंज को लगाया, अब बांग्लादेशी करेंसी में फेयर आ गया। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ पूछो। सर आपने ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज लिया है ये तो एनयूसी है उस टेबल में। मैं क्या? आपने जो ये रेट ऑफ एक्सचेंज लिया है ना हाँ हाँ, ये उस टेबल में एनयूसी है। इसमें एनयूसी है रेट ऑफ एक्सचेंज। यस सर, आपने जो ये 77 पॉइंट ये लिए ना उस वाली टेबल में ये एनयूसी की रेट है ये। एनयूसी की रेट है, अच्छा वो एनयूसी ऊपर दिखाई दे रहा होगा वहां पर, अभी बता रहा हूँ उसको भी। हाँ फ्रॉम एनयूसी। हाँ तो फ्रॉम एनयूसी से तो मल्टीप्लाई करना, उसमें कहा जा रहा है कि फ्रॉम एनयूसी का मतलब एनयूसी से मल्टीप्लाई करना है, ये है। इसमें हाँ हमें कंफ्यूजन देखने में लगेगा कि उसमें आईआरयू तो नहीं लिखा हुआ है, सर आईआरयू पढ़ा रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो यहाँ मतलब है कि फ्रॉम एनयूसी से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई ऊपर लिखो, ऊपर दिखा हुआ मल्टीप्लाई एनयूसी फेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई एनयूसी फेयर रेट चार्ज बाय द फॉलोइंग रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये फॉलोइंग रेट ऑफ एक्सचेंज का मल्टीप्लाई करना एनयूसी से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? आ रहा है ना ये समझ? यस सर। तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा लोकल करेंसी में फेयर आएगा। तो यहाँ पर आपके फेयर बुक में भी लोकल करेंसी में फेयर दिया हुआ है और एनयूसी भी दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें से चेक करना है, लेना है सिर्फ एनयूसी, ठीक है। लोकल करेंसी में यहाँ पर कुछ भी दिया हो, ये आइटा का अपना कैलकुलेशन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर दिन में रेट ऑफ एक्सचेंज बदलते रहते हैं, तो तब ये वाला लोकल करेंसी हमारा बदल सकता है। इसलिए हमें जो फेयर बुक में लोकल करेंसी में दिया हुआ है इसको यहाँ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये तो एक इन्होंने एक तो अपने उस वक्त का कैलकुलेशन करके वो दे देते हैं कि लगभग इतना आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो हमें एक जो रफ फेयर दिया है बस इसी को लेके चलना है। किसको लेके चलना है? रफ फेयर को। अब जैसे यहाँ देखो लंदन से सिडनी, लंदन से सिडनी जाते हैं तो एक फेयर है इकोनॉमी क्लास का 2854 और उसका एनयूसी कितना है? 4453, ठीक है, 4453 एनयूसी है। अब इसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा लोकल करेंसी फेयर आ जाना चाहिए 2854 के आसपास, कम या ज्यादा, उस दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे इसके क्वेश्चंस हम करते रहेंगे तो और आ जाएगा, अभी तो कुछ किया नहीं ज्यादा, ठीक। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये हमें बस ये समझना है कि यहाँ पर कि हमने ये टेबल जो देखी, टेबल नहीं ये फेयर देखा, तो ये हमारे को इकोनॉमिक क्लास के फेयर दिए हुए हैं, वन वे फेयर और रिटर्न फेयर। जो हाईलाइटेड है वो रिटर्न फेयर है, जो हाईलाइट नहीं है वो ऑनवर्ड्स फेयर यानी कि वन वे फेयर है। और इसका ये यहाँ पर ये फेयर रूल दिया हुआ है, फेयर रूल्स को हमें कल समझेंगे। अभी हमने आज सिर्फ समझा है लोकल करेंसी और एनयूसी में फेयर का मतलब क्या है, और लोकल करेंसी में फेयर क्यों निकालते हैं और एनयूसी में फेयर क्यों दिया होता है। तो आइटा ने एनयूसी में कुछ सभी कंट्रीज के रफ फेयर दिए हुए हैं, ठीक है, रूट के हिसाब से, सभी रूट्स के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से आइटा ने एनयूसी फेयर दिए हुए हैं, न्यूट्रल फेयर दिए हुए हैं। इसको ये भी कह सकते हैं न्यूट्रल, कि ये लागू अप्लाई नहीं होंगे, ये अप्लाई जब ही होंगे जब इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज का मल्टीप्लाई होगा। तो ये न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि हम जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं फेयर वो उसका ये न्यूट्रल फेयर है, न्यूट्रल यूनिट है। तो न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा जो है फेयर लोकल करेंसी में एलसीएफ में आता है। आज हमने बस इतना समझा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। और किसी को कोई डाउट? तो पूरे दुनिया के एनयूसी के फेयर आपको वर्ल्ड फेयर में मिल जाएंगे, वही हमें देखने होते हैं। हमें कैलकुलेशन एनयूसी से करना पड़ता है। किससे? एनयूसी से। ये क्वेश्चन अगर आएगा अभी एग्जाम में कि व्हाट इज एनयूसी, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा एनयूसी क्या है, ठीक है।
एनयूसी के बारे में लिखोगे तो आसानी से लिख दोगे। पहले तो लिखोगे कि एनयूसी क्या है, आईटा ने क्यों बनाया, आईटा ने ये किस में दिया, कौन सी बुक में दिया है, बहुत कुछ लिख जाएगा। फिर इसका जो है रिलेशन रेट ऑफ एक्सचेंज से क्यों होता है, और फिर एलसीएफ क्यों आता है, सारी एनयूसी की कहानी लिख जाएगी अगर एनयूसी मैंने पूछा तो। ये थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन होगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वो मैथमेटिक्स लगेगा लेकिन मैथमेटिक्स होगा नहीं। जो हमारा फिर कैलकुलेशन चलेगा वो मैथमेटिक्स लगेगा लेकिन मैथ नहीं होगी। ठीक है, मैथ नहीं होगी तो वो एक जनरल थोड़ी बहुत जो होती है, गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, 10 बस इतना ही होगा। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास फेयर कोड्स हमें देखने होंगे जरूर, कि हर क्लास के फेयर कोड होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास है तो इसके फेयर कोड दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास प्रीमियम, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास डिस्काउंट। तो फर्स्ट क्लास हमारी 3 होती हैं, PFA। बिजनेस क्लास हमारी होती है 1 2 3 4 5, 5 बिजनेस क्लास होती है, JCDIZ। कितनी क्लास होती है हमारी बिजनेस की, JCDIZ। ठीक है, बिजनेस क्लास प्रीमियम, बिजनेस क्लास और बिजनेस क्लास डिस्काउंटेड। और इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी में हमारे पास W होती है, S होती है, Y होती है। ये तो हो गए प्रीमियम और कोच वाले, और उसके अलावा बाकी सारी बची वो डिस्काउंटेड हो गई। कौन सी वाली, इकोनॉमी है लेकिन डिस्काउंटेड। तो जिसमें हमारी जो Y क्लास है वो इकोनॉमी में बीच वाली क्लास होती है, और हाईएस्ट होती है W वाली, और डिस्काउंटेड वाली होती है BHKLMNQTVX। तो इनमें भी फेयर दिए जा सकते हैं। अभी हम देख रहे थे फेयर दिया था हमारा वाई में। फेयर टाइप क्या था यहाँ पर, इकोनॉमी क्लास का फेयर था। ठीक है, इकोनॉमी फेयर टाइप था यानी कि वाई। ऐसे अभी और भी इकोनॉमी के टाइप्स हैं, ये सारे आपके दिए हुए लिखे हुए सारे। और बिजनेस क्लास के फेयर टाइप यहाँ लिखे हुए JCDIZ। फर्स्ट क्लास के टाइप यहाँ दिए हुए हैं। तो आपका फर्स्ट क्लास का भी फेयर वहाँ हो सकता है, जो फेयर हमने चेक किया, बिजनेस क्लास का भी हो सकता है, इकोनॉमी क्लास का भी हो सकता है। अब इकोनॉमी क्लास के 2 फेयर दिए थे, ऑनवर्ड फेयर यानी वन वे फेयर और रिटर्न फेयर, 2 फेयर वहाँ दिए थे। आगे इस एक क्लास के साथ जब सीजन का कोड जुड़ जाता है तो सीजन के कोड भी आ जाते हैं। H हो गया कि पीक सीजन, पीक सीजन मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ सीजन का मतलब हाईएस्ट पीक। सॉरी। अब जैसे कि आगरा में सीजन होता है आपका अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उस वक्त जितने भी फेयर आगरा से निकल रहे होंगे, आगरा के लिए निकल रहे होंगे, तो हाईएस्ट फेयर वाले निकल रहे होंगे। कौन से वाले, हाईएस्ट वाले। इनकी जरूरत पड़ती है हमें, ये जो जब जहाँ सीजन लगता है। अब आपको आज एक चीज से अवगत और करा दे हम लास्ट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर आज इतना ही बहुत है सर, ऊपर से निकल जाता है सब। हाँ अभी बहुत अच्छा बोली तो सही, वैसे वो क्या कहते हैं, बोलना नहीं है कुछ भी। कुछ शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा शेयर? अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नो सर। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने बताता गया। अच्छा मैं आज यहाँ छोड़ देता हूँ, छोटा सा एक पॉइंट कल के लिए डिस्कस करने के लिए। कल हम करेंगे फेयर टाइप, उसी फेयर बुक में से फेयर टाइप करेंगे। तो हमारे पास 2 तरह के फेयर हमें पढ़ने हैं इसमें, नॉर्मल फेयर और स्पेशल फेयर। नॉर्मल फेयर को हम एक और नाम से बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फेयर, और स्पेशल फेयर को का दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्टेड फेयर। तो मोटा मोटा हमें फेयर टाइप 2 तरह के पढ़ने होंगे, नॉर्मल फेयर कौन से होते हैं और स्पेशल फेयर कौन से होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फेयर होते हैं हमारे, जैसे क्लास हो गई FPRA, ठीक है, WY
ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसी और भी सारी क्लासेस होगी। ये अनरेस्ट्रिक्टेड फेयर हो गए, नॉर्मल फेयर। रेस्ट्रिक्टेड फेयर हमारे पूरा फेयर बेसिस दिया हुआ है, जैसे कि वाई ई एच सी एच, ठीक है, ई, ये आपका अलग अलग फेयर है। एफ अलग फेयर है, पी अलग फेयर है, वाई अलग फेयर, आर अलग फेयर है और वाई अलग फेयर है। और यहाँ पर ये पूरा फेयर एक ही है। तो स्पेशल फेयर में वाई क्लास है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारी क्लासेस अलग अलग हैं। यहाँ स्पेशल फेयर में वाई क्लास है, इसके साथ में ई एच सी एच ई ये और हैं, ये क्लासेस नहीं है, ये कंडीशंस हैं। जब कंडीशन लग जाती हैं तो रेस्ट्रिक्टेड फेयर हो जाता है, स्पेशल फेयर हो जाता है। और स्पेशल फेयर नॉर्मल फेयर से सस्ता होता है। स्पेशल फेयर सस्ता होता है, नॉर्मल फेयर थोड़ा सा महंगा होता है। तो कल इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल फेयर क्या होता है और स्पेशल फेयर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग सिंस लॉन्ग। ठीक है, फिर आज के लिए यू मे गो ऑल। कल क्वेश्चन लेके आना, पूछना इसके बारे में जो आज कराया। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. दैट्स ऑल। you, sir.